फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कवर करेंगे मॉडर्न अप्रोच टू पास जर्नल एंट्री, यानी जर्नल एंट्रीज को मॉडर्न अप्रोच से कैसे पास करना है, कैसे बनाना है, वो हम सीखेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि जो जर्नल होती है, जर्नल एंट्रीज बनाने की दो अप्रोचेज होती है। एक होती है ट्रेडिशनल अप्रोच और एक होती है मॉडर्न अप्रोच। जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो मैंने लास्ट वीडियो में कवर करी थी। अगर अभी आपको वो समझनी है कि ट्रेडिशनल अप्रोच से जर्नल एंट्रीज कैसे पास होती है, तो आप उस वीडियो को भी रेफर कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। अभी हम मॉडर्न अप्रोच कवर करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको एक जनरल बात बता दूं कि जो मैंने नोटिस किया है वो ये कि स्टूडेंट्स को बहुत जल्दी होती है कि जर्नल फटाफट से कंप्लीट हो तो आगे के स्टेप्स हम करें। लेजर जो कि क्लासिफिकेशन है, प्लस आगे ट्रायल बैलेंस बनाएं, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, वो आगे के स्टेप्स पे बहुत जल्दी मूव होना चाहते हैं। बट जो जर्नल है वो बेस है अकाउंटिंग का। अगर इसको आप जल्दबाजी में करोगे तो आगे जाके बहुत दिक्कत आएगी। जैसे एक छोटी सी मैं एग्जांपल दूं कि सपोज कोई भी आप लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है। अगर इंग्लिश लैंग्वेज पे आप कमांड करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले उस लैंग्वेज को सीखने के लिए उसके ABC अल्फाबेट्स आने चाहिए। तो इसी तरह से जो अकाउंटिंग है वो बिजनेस की लैंग्वेज है। तो इस लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके अल्फाबेट सीखने पड़ेंगे जो कि जर्नल है। अकाउंटिंग बिजनेस की लैंग्वेज कैसे? क्योंकि अकाउंटिंग क्या करती है, बिजनेस के रिजल्ट्स बता रही है, यानी बिजनेस अपने रिजल्ट्स को अकाउंटिंग के थ्रू बता रहा है कि ये मेरा प्रॉफिट है, ये मेरा लॉस है, ये मेरी फाइनेंशियल पोजीशन है। ठीक है, तो अब इस लैंग्वेज को समझने के लिए इसका जो बेस है, इसके जो अल्फाबेट्स हैं यानी जर्नल, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। यानी यहाँ पे अगर गड़बड़ हो गई, जर्नल समझते हुए जल्दबाजी हो गई, तो आगे जाके बहुत दिक्कत आती है। ठीक है, जर्नल अगर स्मूथली चला गया तो कहीं पे भी आगे कोई प्रॉब्लम हो तो आराम से सॉल्व होती जाती है। तो यानी हमें जर्नल पे थोड़ा अच्छे से फोकस करना चाहिए। अब बात करते हैं, दूसरा डाउट जो स्टूडेंट्स को आता है वो ये है कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच है या मॉडर्न अप्रोच है, हम दोनों से जर्नल एंट्रीज बनानी सीख रहे हैं, तो हमें कौन सी फॉलो करनी है? आप चाहे ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो कीजिए, चाहे मॉडर्न अप्रोच को फॉलो कीजिए, जो जर्नल एंट्री बन के निकलेगी दोनों अप्रोचेस से सेम ही होती है। ट्रेडिशनल से भी सेम ही एंट्री बनती है, मॉडर्न से भी सेम ही एंट्री बनती है। क्वेश्चन में जो आपको पूछा आप उसी तरह से प्रोसीड करोगे। बट प्रैक्टिकल लाइफ में मॉडर्न अप्रोच फॉलो होती है क्योंकि ये बहुत ईजी है अप्लाई करने में, तो और टेक्निक भी इसकी एडवांस्ड है, तो इसको अप्लाई किया जाता है जब प्रैक्टिकली जर्नल एंट्रीज पास होती है। ठीक है, अब हम मॉडर्न अप्रोच स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न अप्रोच से हम सिंपल एंट्री भी बना सकते हैं, कंपाउंड एंट्री भी बना सकते हैं। अब ये सिंपल एंट्री, कंपाउंड एंट्री क्या होती है? जो आपको ट्रांजैक्शन दी हुई है, अगर उस ट्रांजैक्शन में एक अकाउंट डेबिट हो रहा है और दूसरा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, जब उसकी एंट्री बनाई तो एक अकाउंट डेबिट हो गया, दूसरा अकाउंट क्रेडिट हो गया, तो ऐसी एंट्री होती है सिंपल एंट्री। दूसरा केस, अगर कोई ट्रांजैक्शन में एक से ज्यादा अकाउंट्स जो इन्वॉल्व है वो डेबिट हो रहे हैं और एक से ज्यादा अकाउंट्स क्रेडिट हो रहे हैं, यानी डेबिट में एक से ज्यादा अकाउंट्स हैं या फिर क्रेडिट में एक से ज्यादा अकाउंट्स हैं या फिर दोनों में, डेबिट में भी एक से ज्यादा और क्रेडिट में भी एक से ज्यादा अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, ऐसी एंट्री को बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। दोनों एंट्रीज ही हम मॉडर्न अप्रोच से बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो मॉडर्न अप्रोच है वो बहुत ही सिंपल सी अप्रोच है, बहुत कम टाइम लगता है, इसको 3-4 मिनट में हो जाती है। बट प्रॉब्लम अगेन वही कि मॉडर्न अप्रोच को समझने के लिए हमें कुछ टर्म्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर उन टर्म्स का मीनिंग हमें नहीं पता तो मॉडर्न अप्रोच को नहीं समझ पाएंगे। एग्जाम्पल, जैसे मॉडर्न अप्रोच कहती है कि एसेट्स को डेबिट करो, एसेट्स में अगर इंक्रीज होता है तो डेबिट करो, डिक्रीज होता है तो क्रेडिट करो। बट हमें ये तो पता होना चाहिए कि एसेट है क्या। कोई भी ट्रांजैक्शन गिवन है, अगर आप उसमें आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि एसेट है, लाइबिलिटी है या क्या उसकी नेचर है, तो अकॉर्डिंगली आप रूल नहीं लगा पाओगे। तो इसलिए हमें उन टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहले उन टर्म्स से स्टार्ट करते हैं। देखिए जो टर्म्स है वो कितनी टर्म्स है? एक है एसेट्स, दूसरी है लाइबिलिटीज, तीसरी है कैपिटल, एक्सपेंसेस और इनकम्स। अब ये पांचों की पांचों टर्म्स हमें जब क्लियर होंगी तो मॉडर्न अप्रोच बहुत ईजी हो जाएगी आपके लिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एसेट्स के मीनिंग से। देखिए एसेट्स क्या होती है, अगर मैं जनरल लाइफ में एग्जांपल लूँ तो हम एसेट्स किसको बोलते हैं कि मेरे पास जो प्रॉपर्टी है, जो मेरी प्रॉपर्टी है वो मेरी एसेट है। ठीक है, तो यानी जिसकी मैं ओनर हूँ। तो ऐसे ही अगर मैं बिजनेस की बात करूँ तो बिजनेस ने जो प्रॉपर्टी ओन करी हुई है, जिनको मनी टर्म में हम एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, वो बिजनेस की एसेट्स हैं। ठीक है, तो बिजनेस की एसेट्स क्या होती है? वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज जिनको हम मनी टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं।
अब एसेट्स को और डिटेल में समझने के लिए कि बिजनेस की एसेट्स कौन सी होती है, 3 कैटेगरीज है इसकी, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स। जब ये तीनों कैटेगरीज क्लियर हो जाएंगी तो आपको पता चल जाएगा एसेट्स किसको बोलते हैं। अभी के लिए कि जो बिजनेस की प्रॉपर्टीज है वो क्या होती है, बिजनेस की एसेट, ठीक है। तो पहली एसेट है करंट एसेट। करंट एसेट की बात करते हैं। जो करंट एसेट है इसको हम फ्लक्चुएटिंग एसेट या सर्कुलेटिंग एसेट भी बोलते हैं। फ्लक्चुएटिंग या सर्कुलेटिंग क्यों? क्योंकि इनकी वैल्यू जो है वो ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होती है, कभी भी सेम नहीं रहती, चेंज होती रहती है इनकी वैल्यू, ठीक है। तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है, फ्लोटिंग एसेट्स, फ्लक्चुएटिंग एसेट्स, ठीक है, या सर्कुलेटिंग एसेट्स। इनमें कौन कौन सी एसेट्स आती है वो देखेंगे। इससे पहले एक और पॉइंट कि इसको हमने होल्ड करके रखा है फॉर कन्वर्जन इनटू कैश विद इन 1 ईयर, यानी वो एसेट जिनको हम कैश में कन्वर्ट करना चाहते हैं विद इन 1 ईयर। विद इन 1 ईयर जनरली 1 अकाउंटिंग पीरियड को रेफर किया गया यहाँ पे, कि वो एसेट्स जो एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर कैश में कन्वर्ट हो रही है। एग्जाम्पल के थ्रू ये क्लियर होगा, जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल है डेटर्स। डेटर्स क्या होते हैं? डेटर्स होते हैं जिनको हमने क्रेडिट सेल करी हुई है, क्रेडिट पे हमने सामान बेचा तो हमारे डेटर्स क्रिएट हो गए। अब ये डेटर करंट एसेट है। कैसे? ये फ्लक्चुएट होगी। फ्लक्चुएट कैसे होगी? अब डेटर्स को कुछ तो टाइम पीरियड दिया होगा ना पेमेंट का, उनको बोला होगा कि 15 दिन में पे कर दो या 45 डेज या 1 मंथ। तो सपोज उनको 45 डेज का टाइम पीरियड दिया डेटर्स को, तो यानी 45 डेज के बाद वो कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो लोग पैसा दे देंगे हमें। तो डेटर्स क्या हुई? करंट एसेट हुई, जो कि विद इन 1 अकाउंटिंग पीरियड, शॉर्ट टाइम स्पैन में कैश में कन्वर्ट हो रही है। सेम इज द केस विद बिल्स रिसीवेबल्स। बिल्स रिसीवेबल्स क्या होते हैं कि जो डेटर्स हैं, डेटर से हमने पैसा लेना है तो वो क्या करें, हमें एक डॉक्यूमेंट दे रहे हैं जिसका नाम दिया गया बिल्स रिसीवेबल। उस डॉक्यूमेंट के थ्रू हम डेटर से पैसा रिकवर कर रहे हैं। तो चाहे डेटर्स कह लो चाहे बिल्स रिसीवेबल कह लो, दोनों की नेचर सेम ही है। तीसरा आ जाता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट कैसे है? देखिए, कोई भी जो एक्सपेंस है, जब भी हम एक्सपेंस अकाउंट्स में लेते हैं तो वो एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड होना चाहिए वो एक्सपेंस, ठीक है। यानी एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड का जो एक्सपेंस है वो हम बुक्स में कंसिडर करते हैं, वो उसको हम एक्सपेंस की तरह रिकॉर्ड करते हैं। बट यहाँ पे क्या हुआ कि कोई भी एक्सपेंस अभी ड्यू नहीं हुआ था, बट हमने क्या किया, ड्यू होने से पहले ही एडवांस में उसकी पेमेंट कर दी है। अब एक्सपेंस तो ड्यू हुआ नहीं, एडवांस में पेमेंट चली गई, यानी उसको एज एन एक्सपेंस तो रिकॉर्ड कर नहीं सकते, क्योंकि अभी हो सकता है वो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में जाके ड्यू हो, ठीक है। तो अगले अकाउंटिंग पीरियड में अगर वो ड्यू होगा तो उसकी रिकॉर्डिंग एज एन एक्सपेंस अगले अकाउंटिंग पीरियड में होगी। तो अभी के लिए क्या करें, क्योंकि कैश तो जा रहा है, खर्चा तो हो रहा है, चाहे वो खर्चा इस पीरियड को बिलोंग नहीं करता, अगले पीरियड को बिलोंग करता है, बट हमारी पेमेंट चलेगी, तो आज हम उसको कैसे रिकॉर्ड करें? तो आज हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं एज एन एसेट, कि प्री पेड एक्सपेंस हमारी एसेट है। आज हमने उसको एसेट क्रिएट कर लिया, कल को यानी नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में जब वो एक्चुअल में खर्चा ड्यू होगा, तब हम क्या करेंगे, इस एसेट को यहाँ से हटा देंगे, प्रीपेड एक्सपेंस को, और उसको एक्सपेंस में कन्वर्ट कर देंगे। तो अभी के लिए वो क्या होगी, करंट एसेट होगी, जो कि फ्लोट हो रही है, क्योंकि अगले साल क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी यहाँ से, और वो एक्सपेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज द एग्जाम्पल ऑफ स्टॉक। अब स्टॉक करंट एसेट कैसे है? स्टॉक जो होता है वो हमने क्यों होल्ड करके रखा होता है, ताकि इसको कैश में कन्वर्ट कर सके, बेच सके, ठीक है। जो भी हमारे पास फिनिश गुड्स का स्टॉक है, हम उसको बेचने के मोटिव से अपने पास रख के बैठे हैं कि उसको सेल करेंगे। तो अगेन अभी स्टॉक पड़ा है तो वो मेरी एसेट है, करंट एसेट, कल को जब बेच देंगे तो वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज बैंक बैलेंस और कैश इन हैंड। ये दोनों भी करंट एसेट्स हैं। वो इसलिए क्योंकि जो कैश है या बैंक में बैलेंस है, ये भी फ्लक्चुएट होता है। अल्टीमेटली होता क्या है, यही पैसा हम वर्किंग कैपिटल के साइकिल में डालते हैं। वर्किंग कैपिटल साइकिल यानी कि कैश से हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं, रॉ मटेरियल से प्रोसेसिंग शुरू करके एक फिनिश गुड्स बनाते हैं, ठीक है। फिर उस फिनिश गुड्स को मार्केट में बेचते हैं तो पैसा आता है, वो पैसा जो आएगा उससे फिर गुड्स बनेंगी, एंड सो ऑन, ऐसे सर्कल चलता है। तो यानी कैश इन हैंड अभी के लिए मेरी क्या है, करंट एसेट है, जिसके थ्रू मेरा पूरा साइकिल चल रहा है प्रोडक्शन का, ठीक है। प्रोडक्शन हो रही है, फिर उसको बेच रहे हैं, तो कैश इन हैंड इज या बैंक बैलेंस इज ऑल्सो करंट एसेट, ठीक है। सेकेंड जो हमारी कैटेगरी है दैट इज नॉन करंट एसेट्स।
नॉन करंट एसेट्स को हम फिक्स्ड एसेट्स भी बोलते हैं क्योंकि इनकी वैल्यू फिक्स्ड रहती है, चेंज नहीं होती। मतलब जैसे हम करंट एसेट्स का पढ़ रहे थे ना कि करंट एसेट्स की वैल्यू ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो रही है, ऐसे फिक्स्ड एसेट्स के केस में नहीं होता, नॉन करंट एसेट्स के केस में नहीं होता, वैल्यू फिक्स्ड रहती है। जैसे इनको हमने करंट एसेट्स को हमने होल्ड किया हुआ था ना कि इसको हम कन्वर्ट करेंगे कैश में, फिक्स्ड एसेट्स के केस में ऐसा नहीं होता। फिक्स्ड एसेट्स को हमने इसलिए होल्ड नहीं किया कि कैश में कन्वर्ट करेंगे, फिक्स्ड एसेट्स रीसेल करने के लिए हमने नहीं होल्ड करके रखी हुई। फिक्स्ड एसेट्स हम होल्ड करते हैं कि इनके थ्रू हमें रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प मिले, ठीक है। हम लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए इन एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, नॉन करंट एसेट्स में। एग्जाम्पल आप ले सकते हो इसमें, जैसे बिल्डिंग है, ठीक है। बिल्डिंग आपने क्यों खरीदी, फैक्ट्री बिल्डिंग क्यों खरीदी, ना कि इस पे फैक्ट्री लगे और फैक्ट्री में सारी प्रोडक्शन हो और कल को अल्टीमेटली रेवेन्यू जनरेट हो, ठीक है। तो इसको हमने रीसेल करने के लिए थोड़ी रखा है। सेम इज द केस विद मशीनरी। जो मशीनरी आपने परचेज करके रखी है वो क्यों करी है आपने परचेज, कि उसके थ्रू प्रोडक्शन हो, उस पर प्रोडक्ट बने और प्रोडक्ट हम बेचे और रेवेन्यू जनरेट हो। मशीनरी हमने सेल करने के लिए तो नहीं खरीदी, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी, नॉन करंट एसेट्स, जिनको हम रीसेल करने के लिए नहीं रख रहे, हम इनको लॉन्ग टर्म यूज के लिए बिजनेस में रख रहे हैं। तो हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म यूज इन बिजनेस, नॉट फॉर रीसेल। अब फिक्स्ड एसेट्स की आगे जो दो कैटेगरीज हैं उनको समझ लेते हैं। एक टैंजिबल एसेट्स होती है, टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, और दूसरी होती है इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। इन दोनों की कैटेगरीज में क्या फर्क है, जो टैंजिबल है इनको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, इनकी मनी वैल्यू होती है, और जो इनटैंजिबल है इनको ना तो हम टच कर सकते हैं ना तो हम देख सकते हैं, बट इनकी मनी वैल्यू होती है, मतलब इनकी वर्थ है। टैंजिबल में टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वैल्यू होती है। तो कौन सी ऐसी एसेट्स होंगी, जैसे बिल्डिंग है, मशीनरी है, लैंड है, फर्नीचर है, व्हीकल्स, ये सारी बिजनेस की प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, मनी वैल्यू और लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए हमने होल्ड करके रखी है, रीसेल नहीं करना चाहते, ठीक है। दूसरा इनटैंजिबल में आ जाते हैं कॉपीराइट, पेटेंट राइट, लाइसेंस। इनको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। कॉपीराइट्स, पेटेंट राइट्स, ये सब क्या होते हैं, जैसे कि आपने सपोज कोई फॉर्मूला इन्वेंट किया, ठीक है, आपने कोई फॉर्मूला इन्वेंट किया, अब उस फॉर्मूला के थ्रू आप अपना प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है। तो वो फॉर्मूला के ऊपर आपका राइट है। आप क्या करते हो, उस फॉर्मूला को अपने नाम पे, अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे रजिस्टर करा लेते हो, ठीक है, उसको पेटेंट करा लेते हो, ठीक है। तो वो आपका एक राइट क्रिएट हो जाता है, पेटेंट राइट, यानी उस फॉर्मूला के ऊपर अब आपका हक है, कोई और उस फॉर्मूला को यूज नहीं कर सकता। तो ये भी आपकी एक प्रॉपर्टी बन गई, ठीक है। सेम इज द केस विद कॉपीराइट। कॉपीराइट किस केस में होता है, जैसे कोई सॉफ्टवेयर बनाया आपने या बुक लिखी है आपने, अब कोई सॉफ्टवेयर आपने बनाया, वो आपकी इन्वेंशन है, आप क्या करोगे, उस सॉफ्टवेयर को अपने नाम पे रजिस्टर करा लोगे, ठीक है, उसका राइट ले लोगे। कल को कोई और पर्सन उसको यूज करना चाहता है तो उसको आपको पैसे देने पड़ेंगे उसको यूज करने के लिए, ठीक है। तो उसके ऊपर आपका क्या हो गया, कॉपीराइट हो गया, ठीक है। तो ये आपकी प्रॉपर्टी क्रिएट होगी। कल को आप उसको बेचना चाहते हो तो बेच भी सकते हो, या कोई उस राइट को यूज करना चाहता है तो वो आपसे परमिशन लेगा और आपको जो भी अमाउंट होगा वो पे करेगा, तब आप उसको वो राइट यूज करने के लिए दोगे, ठीक है। तो इस तरह से कॉपीराइट, पेटेंट राइट या लाइसेंस भी सेम केस होता है, ये हमारी इनटैंजिबल एसेट्स होती है। अब नेक्स्ट चलते हैं फिक्टिशियस एसेट्स के ऊपर। जो पहली दो कैटेगरीज है, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, ये बहुत इजीली समझ में आ जाती है। जो फिक्टिशियस एसेट्स हैं, इस पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा नया लगता है स्टूडेंट्स को। तो फिक्टिशियस एसेट्स की एग्जाम्पल लेने से पहले मैं आपको बता दूं कि ना तो इनको देख सकते हैं, ना तो इनको टच कर सकते हैं, और इनकी रियल मनी वैल्यू भी नहीं होती। अब पॉइंट ये राइज होता है, अगर इनको देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, ना ही इनकी रियल वैल्यू एग्जिस्ट करती है, तो ये तो हमारी प्रॉपर्टीज हुई नहीं, हम इसको रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं, इसको फिक्टिशियस एसेट क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ कि जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ना खर्चा किया एडवर्टीजमेंट के ऊपर, ठीक है, से एग्जाम्पल 5 करोड़ एक्सपेंस किया, 5 करोड़ का खर्चा कर दिया एडवर्टीजमेंट के ऊपर। इस अकाउंटिंग पीरियड में, जिस साल के हम अकाउंट्स बना रहे हैं, इस साल में 5 करोड़ खर्चा कर दिया। अब होता क्या है कि जो अकाउंट्स में हम खर्चे कंसिडर करते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, तो उसमें जो हमने एक्सपेंस लेना होता है ना, वो एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड का लेते हैं, जिस पीरियड के अकाउंट्स बन रहे हैं।
ठीक है। सपोज आप 2020 के अकाउंट्स बना रहे हो, जिस साल आपने ये एडवर्टीजमेंट का खर्चा किया, 2020 का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप बनाओगे, तो इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप अगर खर्चा दिखाना चाहते हो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस का, तो आप सिर्फ 2020 का ही खर्चा दिखा सकते हो, यानी 1 ईयर का ही खर्चा दिखा सकते हो जिस ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन रहा है। ठीक है, उसी पीरियड का खर्चा यहाँ पे जाएगा। अब प्रॉब्लम ये राइज हुई कि हमने 5 करोड़ जो खर्चा किया है, क्या वो इस साल का है? नहीं, इसका बेनिफिट आने वाले काफी सालों में हमें मिलने वाला है। सपोज हमने एस्टिमेट कर लिया कि ये जो 5 करोड़ खर्चा आज हम कर रहे हैं, इसका बेनिफिट हमें मिलेगा आने वाले 5 सालों में, मतलब टोटल 5 सालों में इसका बेनिफिट हमें मिलने वाला है। ठीक है, तो अब हम क्या करें, ये 5 करोड़ खर्चा यानी 5 सालों का हो गया, क्योंकि इसका बेनिफिट 5 ईयर्स में अराइज होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस में हम सिर्फ 1 साल का खर्चा डाल सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में सिर्फ 1 साल का डाल सकते हैं, 1 ईयर का। तो बाकी 4 सालों का कहाँ जाए? तो हमने क्या किया, 5 करोड़ खर्चा 5 सालों का है, तो 1 साल का कितना है, 1 करोड़। जो 1 करोड़ एक्सपेंस है वो तो हमने डाल दिया इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब जो बैलेंस बचा 4 करोड़, वो कहाँ पे जाए? वो हमारी बन गई फिक्टिशियस एसेट। इसको हमने नाम दे दिया एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। इसको हमने क्या बना दी, अपनी एसेट बना दी। अब क्योंकि इसकी रियल मनी वर्थ नहीं है, क्योंकि एक्सपेंस है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस को बोलते हैं, तो इसको हमने अभी के लिए क्या बोल दिया कि ये हमारी फिक्टिशियस एसेट है। इसको एज एन एसेट हमने रिकॉर्ड कर लिया बैलेंस शीट के अंदर। अब क्या होगा, नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर यानी 2021 में क्या करेंगे? 20 में क्या हुआ, 2020 में हमने 1 करोड़ एक्सपेंस डाल दिया और 4 करोड़ हमने बैलेंस शीट में एज एन एसेट दिखा दी। अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा, 2021 का जब P&L बनेगा तो फिर से 1 करोड़ एक्सपेंस डाल देंगे हम एडवर्टीजमेंट का, और 2021 की जो बैलेंस शीट बनेगी उसमें एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कितने का रह जाएगा, 3 करोड़ का रह जाएगा। ठीक है, इसकी बैलेंस शीट में जो भी एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट होगा वो 3 करोड़ का हम दिखा देंगे, क्योंकि पहले 4 करोड़ का था, 4 में से 1 और राइट ऑफ कर दिया, तो बचा कितने का, 3 करोड़ का। 3 करोड़ इस साल की बैलेंस शीट में चला जाएगा। ऐसे ही अगले साल 2022 में जो ये 3 करोड़ है, इसमें से 1 फिर राइट ऑफ हो गया एडवर्टीजमेंट 1 करोड़, तो बच गया कितना 2022 के एंड में, 2 करोड़। ठीक है, करोड़ एज फिक्टिशियस एसेट चला जाएगा, एंड सो ऑन। ऐसे क्या होगा, 5 सालों में ये खर्चा पूरा एलिमिनेट हो जाएगा बैलेंस शीट से, ये एसेट हट जाएगी। क्योंकि देखो 2022 के अंदर 2 करोड़ रह गया, ऐसे ही 2023 के अंदर ये 1 करोड़ रह जाएगा। ठीक है, 1 करोड़ रह जाएगा। 2024 के अंदर ये बिल्कुल यहाँ से नील हो जाएगा। तो इस तरह से ये फिक्टिशियस एसेट ने क्या किया, अभी के लिए हमारी बैलेंस शीट में पोजीशन ले ली, बट हर साल इसमें से हम P&L में कुछ खर्चा राइट ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, और उतने से हमारी फिक्टिशियस एसेट बैलेंस शीट से खत्म होती जा रही है। इसी तरह से जो और हमारी एग्जाम्पल्स हैं वो होती हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी वही कि जैसे कंपनी अभी स्टार्ट नहीं हुई, उससे पहले ही हमने खर्चे कर लिए हैं। अब क्योंकि बहुत ईयर्स को बिलोंग करते हैं ये एक्सपेंसेस, तो एज एन एक्सपेंस पूरा P&L में नहीं डाल सकते, तो धीरे धीरे से हम P&L में दिखाते रहते हैं। फॉर द टाइम बिंग हम क्या करते हैं, उसको फिक्टिशियस एसेट दिखा देते हैं, हर साल कुछ कुछ पोर्शन उसमें से राइट ऑफ करते जा रहे हैं P&L में। सेम इज द केस विद डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स। जब शेयर्स हमने इशू किए हैं तो जो डिस्काउंट दिया है, अब उस डिस्काउंट को भी एक बार लमसम हम फिक्टिशियस एसेट में दिखा रहे हैं और फिर ईयरली उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर राइट ऑफ कर रहे हैं, और अल्टीमेटली जो फिक्टिशियस एसेट है वो हमारी बैलेंस शीट से खत्म हो जाती है। इस तरह से हमारी जो 3 कैटेगरीज है एसेट्स की वो खत्म होती हैं, और एसेट होपफुली आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो हमारी टर्म है वो है लायबिलिटीज। ठीक है, बहुत इजी सी टर्म है। लायबिलिटीज मतलब देनदारियां जो है कंपनी की, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो देनदारियां, जो डेट्स है, जो ऑब्लिगेशंस है। अब या तो ये इंटरनल हो सकती है, एक्सटर्नल हो सकती है। इंटरनल लायबिलिटीज या इंटरनल देनदारियां किसको होंगी,
ओनर को होंगी, टुवर्ड्स ओनर, जो ओनर ने पैसा लगाया होता है बिजनेस के अंदर, या जिसको हम ओनर्स इक्विटी भी बोलते हैं। अब ये इंटरनल लायबिलिटी है। अब ओनर हमारी जो बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है अमाउंट, वो हमें कभी ना कभी तो उसको वापस करनी पड़ेगी बिजनेस को। जैसे बिजनेस जब बंद होगा तो उस केस में उसको रिटर्न करनी पड़ेगी। तो ये एक तरह से देनदारी है बिजनेस की टुवर्ड्स ओनर, तो ये इंटरनल लायबिलिटी होगी। एक्सटर्नल में आ जाती आउटसाइडर, जो बाहर के लोगों से लोन लिए हुए हैं, जैसे कि क्रेडिटर्स हो गए, ठीक है, जिनसे हमने क्या किया हुआ, क्रेडिट परचेज करी हुई है, लोन लिए हैं कोई बैंक से या किसी भी पर्सन से, ऐसी मॉर्टगेजेस, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी गिरवी करके आपने लोन लिया हुआ है। तो ये सारी आउटसाइडर के टुवर्ड्स होती है एक्सटर्नल लायबिलिटीज। अब लायबिलिटीज में भी ना आगे करंट और नॉन करंट नेचर आ जाती है। करंट लायबिलिटीज वो होती हैं जो हमें 1 साल के अंदर अंदर पे करनी पड़ती है, और नॉन करंट होती है जो लॉन्ग टर्म के लिए होती है। जैसे कि क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स ज़्यादा से ज़्यादा हमें कितना टाइम पीरियड दे देंगे, 1 महीना दे देंगे कि 1 महीने के अंदर पेमेंट करो, या 2 महीने दे देंगे। तो शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर हमें विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर या विद इन 1 ईयर हमें पे करनी है। तो जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, वो क्या है, हमें मोर देन 1 ईयर, जैसे कि बैंक से लोन लिया तो बैंक से 10 साल के लिए लोन ले लिया, तो वो क्या होगी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, पेबल आफ्टर 1 ईयर। नेक्स्ट जो हमारी टर्म है, लायबिलिटीज होपफुली आपको क्लियर है। नेक्स्ट जो टर्म है वो है कैपिटल। कैपिटल क्या होती है, जो पैसा ओनर ने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द बिजनेस, बाय द ओनर इनटू द बिजनेस। अब जो ओनर बिजनेस के अंदर पैसा लगाता है वो मनी फॉर्म में भी हो सकता है, जो अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है वो मनी फॉर्म में भी हो सकता है, एसेट फॉर्म में भी हो सकता है। यानी हो सकता है उसने कैश दिया हो, या फिर हो सकता है बिजनेस में कोई वो एसेट लेके आ रहा है ओनर, दोनों ही कैपिटल में काउंट होती है। इसके बाद ना जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है वो ये है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जिसको जनरली जब हम जर्नल एंट्रीज पास करते हैं तो स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से गलतियां होती हैं। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि जो बिजनेस है और जो ओनर है, कहते हैं दोनों को अलग अलग मान के चलो, दोनों सेपरेट एंटिटीज हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, जो अकाउंटिंग है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, क्योंकि बुक्स जो है वो बिजनेस की बन रही है। अब बिजनेस की बुक्स में ओनर अलग है, ठीक है, ओनर सेपरेट एंटिटी है। तो ओनर अगर कोई पैसा दे रहा है बिजनेस में, तो वो हमारे लिए यानी बिजनेस के लिए एक तरह से लायबिलिटी क्रिएट हो गई। तो इसको सेपरेटली दिखाया जा रहा है कि हाँ ओनर ने पैसा इन्वेस्ट किया, तो उसको नाम दे दिया कैपिटल, बट ये है इन द नेचर ऑफ लायबिलिटी, ठीक है। कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू बिजनेस, हमने क्योंकि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि बिजनेस में पैसा आ रहा है, ठीक है। तो बिजनेस में जो पैसा आ रहा है उसको हमने बोला कैपिटल इन्वेस्टेड बाय ओनर। अगर जो ओनर है ड्यूरिंग द ईयर और पैसा इन्वेस्ट कर रहा है या और एसेट लेके आ रहा है, ठीक है, और कैपिटल लेके आ रहा है, तो उसको एडिशनल कैपिटल बोला जाता है, वो कैपिटल में ऐड हो जाती है। तो इसी तरह से अगर वो कुछ पैसा निकाल रहा है बिजनेस में से फॉर पर्सनल यूज, ड्रॉइंग्स क्या होता है कि जो मनी विड्रॉ करी है ओनर ने फॉर बिजनेस यूज, फॉर पर्सनल यूज, अपने पर्सनल यूज के लिए वो बिजनेस में से पैसा निकाल रहा है, तो उसको हम ड्रॉइंग्स बोलते हैं, ठीक है। तो वो अगर एडिशनल लगा रहा है पैसा तो ऐड हो रहा है, तो अगर ड्रॉइंग्स यानी पैसा निकाल रहा है पर्सनल यूज के लिए तो वो कैपिटल को कम कर देगा। ऐसे ही जो प्रॉफिट या लॉस कमा रहा है बिजनेस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, जो प्रॉफिट है वो कैपिटल को बढ़ा देता है, यानी कि जो प्रॉफिट कमाया बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर, वो प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ जाएगी, और अगर लॉस हुआ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को तो वो कैपिटल को कम कर देगा, उससे कैपिटल कम हो जाएगी। तो ये कुछ एडजस्टमेंट्स थी या बेसिक टर्म्स थी कैपिटल से रिलेटेड, जो मैंने आपको बता दी। एडिशनल कैपिटल, ड्रॉइंग्स या प्रॉफिट अर्न या लॉस जो हुआ है उसकी कैसे एडजस्टमेंट होती है कैपिटल के अंदर। फिर उसके बाद हम बात करते हैं एक्सपेंसेस या लॉसेस की। अब देखिए एक्सपेंसेस क्या होते हैं। एक्सपेंसेस वो होते हैं जो रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए हमने इंकर किए हैं, यानी जो इनकम हम कमा रहे हैं उस इनकम को कमाने के लिए जो खर्चा किया गया है, जो कॉस्ट इनकर करी गई है, वो हमारा एक्सपेंस है। एग्जाम्पल लेते हैं, जो गुड्स आप बेच रहे हो, एक बिजनेस जो गुड्स बेच रहा है, सेल कर रहा है, गुड्स बेचने से क्या होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा।
तो उन गुड्स को बेच के जो रेवेन्यू आया, अब उन गुड्स को बनाने के लिए जो कॉस्ट इंकर हुई है वो हमारा एक्सपेंस है, ठीक है। यानी रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो हमने एक्सपेंस इंकर किया तो वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जैसे जो आपने सेल करी है, ठीक है, वो आपका रेवेन्यू हो गया। उन गुड्स को बनाने के लिए जो आपने एक्सपेंस किया था, गुड्स को बनाने के लिए जो एक्सपेंस किया था, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब जो गुड्स आपने बेची हैं उनकी कॉस्ट, वो क्या है, एक्सपेंस है। क्लियर? इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि वैल्यू एक्सपायर्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, कि जो आप खर्चा कर रहे हो वो जनरली एक ही अकाउंटिंग पीरियड का होता है, यानी एक अकाउंटिंग पीरियड में जो आप इनकम्स कमा रहे हो उन्हीं मैचिंग कॉन्सेप्ट चलता है ना। यहाँ पे अकाउंटिंग में मैचिंग कॉन्सेप्ट चलता है, यानी कि जो रेवेन्यूज आप कमा रहे हो उसको मैच करके हम खर्चे डालते हैं कि उसी रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो खर्चे हुए हैं वही इस अकाउंटिंग पीरियड में एज एन एक्सपेंस ट्रीट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट टर्म है वो है अकाउंटिंग पीरियड, कि जो एक्सपेंस है वो पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड होते हैं और रेवेन्यू को मैच करके हम डालते हैं, ठीक है। और ये एक्सपेंसेस जाते कहाँ हैं, कुछ एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में चले जाते हैं और कुछ जो एक्सपेंसेस होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले जाते हैं। अब बात करते हैं लॉसेस की। लॉसेस के केस में ना हम ये नहीं कह सकते कि टू जनरेट रेवेन्यू हमने लॉस किया है, नहीं। एक्सपेंसेस के केस में हम कह सकते हैं कि जो खर्चा किया है टू जनरेट रेवेन्यू। लॉसेस तो अपने आप हो जाते हैं, जैसे चोरी हो गई, ठीक है, या फायर हो गई, फायर लग गई। उसके अलावा जब हमने फिक्स्ड एसेट्स बेची तो उसकी सेल के ऊपर हमें लॉस हो गया। लॉस रेकरिंग नेचर का भी हो सकता है, रेकरिंग नेचर का हो सकता है, नॉन रेकरिंग नेचर का भी हो सकता है, यानी कभी कभार होने वाले या फिर जो जनरली होते रहते हैं ऐसे लॉसेस, जैसे कि बैड डेट्स का लॉस। बैड डेट्स का लॉस नॉर्मली हर अकाउंटिंग पीरियड में होता है, तो वो रेकरिंग नेचर का लॉस है। जबकि ये जो थेफ्ट का है या फायर या फिर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये नॉन रेकरिंग कभी कभार हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जो बैड डेट्स का लॉस है, बैड डेट्स, ठीक है, ये जो है वो रेकरिंग नेचर का लॉस है। तो इस तरह से हमारे एक्सपेंसेस जो लॉसेस, अब लॉसेस भी कहाँ जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हमारा लॉस जो है वो शो हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो लास्ट टर्म इसमें है वो है इनकम्स। इनकम्स क्या हुई, अर्निंग्स, जो भी हमने कमाया है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, जैसे गुड्स को बेचा तो रेवेन्यू आया, या फिर कोई इंटरेस्ट अर्न किया है, या रेंट रिसीव हुआ है, या फिर डिविडेंड रिसीव हुआ है। किसी भी तरह की जो इनकम्स बिजनेस को आ रही हैं, रेकरिंग या नॉन रेकरिंग नेचर की, जो सेल ऑफ गुड्स है, ठीक है, गुड्स बेचना, ये रेकरिंग नेचर की इनकम है। तो डिविडेंड रिसीव, अगर इन्वेस्टमेंट करी है तो डिविडेंड आएगा, रिटर्न आएगी, तो ये थोड़ी सी नॉन रेकरिंग नेचर की इनकम हो जाती है, ठीक है। तो चाहे रेकरिंग ऑपरेटिंग कह लो, चाहे नॉन ऑपरेटिंग कह लो, जो भी इनकम्स है इनको हम अकाउंटिंग पीरियड के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कंसिडर कर लेते हैं, या ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये जाती हैं। अब इसके साथ हमारी पांचों की पांचों टर्म्स क्लियर हैं। अब इससे बेनिफिट ये हुआ, एक तो मॉडर्न अप्रोच समझनी बहुत इजी हो जाएगी आपके लिए क्योंकि आपको सारी टर्म्स क्लियर हैं। दूसरा कि इससे पहले भी एक चैप्टर आता है जर्नल से पहले भी ना, जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का, उन बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में भी ये टर्म्स आती हैं, तो वहाँ पे भी आपको इजी हो गया कि ये क्लियर हो गई सारी टर्म्स, अभी यहाँ से समझ में आ गई। अब नेक्स्ट जो है मॉडर्न अप्रोच हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। तो बहुत ही सिंपल हो गया अब आपके लिए, क्योंकि आपको एसेट पता है, लायबिलिटी पता है, कैपिटल, एक्सपेंस, लॉस, इनकम, गेन्स। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ट्रांजैक्शन गिवन है उसमें ढूंढ लो कि जो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। पहली बात, कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है। दूसरी बात कि जो अकाउंट्स इन्वॉल्व है वो क्या है, एसेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, एक्सपेंस, लॉस है, या फिर इनकम या गेन का अकाउंट है। ढूंढ लिया, अब रूल लगा दो। रूल क्या कहता है, देखिए आपको जो याद रखना है वो ये कि एसेट डेबिट नेचर की होती है, एक्सपेंसेस या लॉसेस डेबिट नेचर के होते हैं, लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम, गेन ये सब क्रेडिट नेचर के होते हैं, यानी दो डेबिट नेचर के, बाकी सब क्रेडिट नेचर के। एसेट्स की नेचर डेबिट, एक्सपेंसेस, लॉसेस की नेचर डेबिट, और लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम, गेन ये सब क्रेडिट। अब अकाउंटिंग में क्या है कि जब हमें किसी चीज को बढ़ाना है यानी प्लस करना है तो हम सेम नेचर से करेंगे,
सेम साइड से करेंगे। डेबिट और क्रेडिट साइड्स ही होती है ना अकाउंट की, ठीक है। डेबिट क्या होती है, लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट, और क्रेडिट क्या होती है, राइट साइड ऑफ एन अकाउंट। तो अगर मुझे किसी चीज को बढ़ाना है अकाउंट्स में तो सेम साइड से, सेम नेचर से करेंगे। कम करना तो ऑपोजिट नेचर से। जैसे एसेट डेबिट होती है, डेबिट साइड पे जाती है, तो एसेट को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, सेम साइड पे डालो, डेबिट कर दो। कम करना है तो क्या करो, ऑपोजिट साइड यानी क्रेडिट कर दो। तो लायबिलिटीज के केस में क्या, लायबिलिटीज को बढ़ाना है, लायबिलिटीज क्रेडिट नेचर की है, बढ़ाना है तो क्रेडिट कर दो, कम करना है तो डेबिट कर दो। कैपिटल क्रेडिट नेचर की होती है, तो कैपिटल को बढ़ाना है सेम साइड, क्रेडिट कर दो। कैपिटल को कम करना है तो डेबिट कर दो। एक्सपेंसेस और इंकर किए हैं, ठीक है, तो एक्सपेंसेस डेबिट हो जाएंगे। एक्सपेंस कम हुआ है, ठीक है, यानी कई बार क्या होता है, लॉस रिकवर हो जाता है, तो उस केस में उसको क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। इनकम हुई है तो वो क्रेडिट होगी सेम नेचर से, ठीक है। और इनकम कम हुई है, कोई भी इनकम उसको राइट बैक कर रहे हैं हम, तो वो क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी, ठीक है, क्लियर। तो ये हमारे हो गए मॉडर्न रूल्स, ठीक है, एक बार देख सकते हो आप इनको। इसके बाद हम एग्जाम्पल्स लेने जा रहे हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल है गुड्स परचेज फॉर कैश ₹20,000। देखिए सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहला काम है अकाउंट्स ढूंढो कौन से इन्वॉल्व है। गुड्स परचेज यानी एक अकाउंट क्या हो गया, परचेजेस अकाउंट, ठीक है। फॉर कैश तो दूसरा अकाउंट क्या हो गया, कैश अकाउंट, क्लियर। अब ढूंढो इनकी नेचर। परचेजेस अकाउंट किस नेचर का है, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस या फिर इनकम। तो अब ना स्टूडेंट्स के दिमाग में दो चीजें आती हैं, एक्चुअली इसके ऊपर ना दो डिबेट्स चलते हैं, दो व्यूज हैं इसके। कुछ कहते हैं कि परचेज को एसेट मानो, ठीक है, कुछ कहते हैं कि इसको एक्सपेंस मानो। दोनों तरह से ठीक है, क्योंकि दोनों की नेचर सेम है। एसेट को भी हम डेबिट करते हैं, एक्सपेंस की नेचर भी डेबिट होती है। परचेज एसेट कैसे है, क्योंकि गुड्स परचेज करी है हमने, स्टॉक हो गया एक तरह से हमारा जब हमने परचेज किया, तो इसको एसेट मान सकते हैं। एक्सपेंस इसलिए क्योंकि एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के लिए हो रहा है और अल्टीमेटली रेवेन्यू को इंकर करने के लिए, रेवेन्यू को कमाने के लिए इंकर कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इस तरह से ये एक्सपेंस भी हो गया। चाहे आप एसेट मान लो, चाहे आप एक्सपेंस मान लो, एंट्री सेम ही डलेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों में से कोई भी व्यू आप फॉलो कर सकते हो, दोनों करेक्ट है, ठीक है। एक्सपेंस मान के चलो तो वो ज़्यादा बेटर होगा। तो परचेज अगर एक्सपेंस है तो गुड्स परचेज हो रही है यानी एक्सपेंस इंकर हो रहा है, तो क्या होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए। अब कैश क्या है हमारी, एसेट, करंट एसेट है, ठीक है। तो एसेट क्या हो रही है, कम हो रही है या बढ़ रही है या कम हो रही है। तो गुड्स परचेज फॉर कैश, कैश गया तो एसेट कम हो रही है, एसेट कम हो रही है तो ऑपोजिट, एसेट की नेचर डेबिट है ना, एसेट कम हो रही है तो क्या करेंगे, क्रेडिट। तो एंट्री क्या डली, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। जो डेबिट का अमाउंट है वो डेबिट कॉलम में चला जाएगा, जब आप फॉर्मेट फॉलो करोगे यहाँ पे लेजर फॉलियो आ जाएगा, और जो क्रेडिट का अमाउंट है वो क्रेडिट में चला जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है सैलरी पेड टू स्टाफ। अब अगेन अकाउंट्स ढूंढो कौन से इन्वॉल्व है, एक सैलरी अकाउंट इन्वॉल्व है, पे करी है तो कैश अकाउंट इन्वॉल्व है। सैलरी अकाउंट, कैश अकाउंट। अगेन सैलरी क्या है हमारा, एक्सपेंस है, एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड है, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्सपेंस है। कैश हमारी क्या है, एसेट है। एक्सपेंस इनकर हो रहा है तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। एसेट कम हो रही है तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या बन गई, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 80,000, और क्रेडिट के कॉलम में भी चला जाएगा 80,000। उसके बाद नेक्स्ट जो एंट्री है अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इनटू बिजनेस। अगेन कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ये याद रखना है आपको, ठीक है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर, यानी दोनों अलग अलग पर्सन है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल बोलेंगे, ओनर्स कैपिटल। तो एक अकाउंट इन्वॉल्व है कैपिटल अकाउंट, दूसरा पैसा आया है बिजनेस के अंदर तो कैश में आया तो कैश अकाउंट, ठीक है। बैंक में आया होता तो बैंक अकाउंट हो जाता, या एसेट की फॉर्म में आया होता तो एसेट ले लेते हैं हम, ठीक है।
तो अब कैपिटल आ रही है बिजनेस के लिए, इसको हम क्या मानते हैं, क्या है ये, एक तरह से लायबिलिटी है। तो इसकी नेचर कैपिटल की क्या होती है, जब क्रिएट होगी तो क्रेडिट। और कैश आ रहा है, कैश क्या है हमारी एसेट, एसेट बढ़ रही है तो डेबिट। क्लियर? तो कैश अकाउंट डेबिट टू जो भी नाम होगा ओनर का, अगर दिया होगा तो ओनर्स कैपिटल अकाउंट। आप नाम भी ले सकते हो, यहाँ पे नहीं दिया तो मैंने ओनर्स कैपिटल लिख दिया, ठीक है। सिंपल कैपिटल अकाउंट भी आप यूज कर सकते हो। इसके बाद आ जाता है लास्ट जो मैंने एग्जाम्पल लिया, लोन रीपेड ₹12,000। लोन रीपे किया है, यानी एक तो कैश जा रहा है, ठीक है, कैश जा रहा है मतलब एसेट है, कैश हमारी कम हो रही है तो क्या करेंगे, एसेट कम होती है तो क्रेडिट, ठीक है। दूसरा लोन रीपे किया है, जब हमने लोन लिया होगा तो वो क्या थी हमारी, लायबिलिटी क्रिएट हुई थी। अब लायबिलिटी क्या हो रही है, लोन क्या होती है हमारी, लोन अकाउंट हमारी क्या होती है, लायबिलिटी किस नेचर की, क्रेडिट होती है लायबिलिटी। अब लायबिलिटी कम कर रहे हैं हम, लायबिलिटी की नेचर क्रेडिट होती है, लायबिलिटी कम हो रही है क्योंकि लोन रीपे हो रहा है तो क्या हो जाएगी, ऑपोजिट डेबिट, ठीक है। तो इसलिए क्या करेंगे हम, लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, क्या कर रहे थे हम, क्रेडिट, कैश अकाउंट 12,000 एंड 12,000। तो इसके साथ जो मैंने एग्जाम्पल्स ली थी वो कंप्लीट हो गई। आपको पता ही होगा कि यहाँ पे हम नरेशन लिखते हैं हर जगह पे, जो भी एंट्री पास होती है उसके नीचे नरेशन लिखना बहुत ज़रूरी होता है, मतलब ब्रीफिंग देनी ज़रूरी होती है ट्रांजैक्शन की। जैसे यहाँ पे लोन रीपे हुआ है तो बीइंग से स्टार्ट होती है नरेशन, बीइंग लोन रीपेड, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे बीइंग अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर, या बीइंग सैलरी पेड इन कैश, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। तो इस तरह से ये सारी नरेशंस लिखनी बहुत ज़रूरी है, और ये हमारा जो फॉर्मेट है वो उसको फॉलो करना ज़रूरी होता है। इससे पहले डेट का कॉलम होता है और ये पर्टिकुलर्स का कॉलम होता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको कि डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट का कॉलम और दूसरा क्रेडिट अमाउंट का कॉलम, ठीक है। और हर एंट्री खत्म होने के बाद हम एक लाइन लगा देते हैं कि ये एंट्री कंप्लीट है, ठीक है। तो इसके साथ हमारा ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो बहुत इजी हो गया हमारे लिए समझना, क्योंकि हमें सारी टर्म्स का मीनिंग क्लियर था, तो एंट्रीज बहुत आराम से हमने पास कर ली। तो आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा होपफुली। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। फर्दर लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट्स करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी। साथ ही में आप बेल आइकन भी क्लिक कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि जो नई वीडियोस पोस्ट होंगी चैनल पे तो उसका अपडेट आपको साथ ही मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।